Hello everyone, I welcome you all to your YouTube channel, The Knowledge Tracer or the KT. My name is Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform as well as the newly created Telegram channel. Guys, मैंने बोला कि न्यूली क्रिएटेड टेलीग्राम चैनल का मतलब टेलीग्राम चैनल हमारा बन चुका है, पूरी तरह फंक्शनल है। वहाँ पे डेली बेसिस में क्विजेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं डिफरेंट फैकल्टीज द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की क्विज चल रही हैं, रीजनिंग की चल रही हैं, इंग्लिश की चल रही हैं, जीएस में साइंस की चल रही हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक्स की क्विजेस चल रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं और हाँ, ना कि सिर्फ क्विजेस हो रही हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह से दिया जा रहा है फैकल्टीज के द्वारा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड एक और बात गाइज, हमारे संग जीए की क्लास लेने के लिए और जीएस स्ट्रेटजी की क्लास लेने के लिए हमारे संग प्रीति मैम जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने आज ही एक लाइव सेशन दिया है। बहुत ही अच्छा रहा वो लाइव सेशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए, we should start as class for today and let me tell you something that this is the part 5 or session 5 of the error correction series which is going on. The name of the series is 100 top expected error questions for IBPS PU and clerk examinations, right? So this is part 5, means I have already covered 4 sessions consisting of 40 questions. ठीक है, 40 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं। I would urge you all to watch those videos also, जैसे कि आपको उन क्वेश्चंस, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके पीछे का भी लॉजिक आपको समझ में आए। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास फॉर टुडे, I would request you all to subscribe our channel, share the videos and like if you really like the class. Okay guys, so as you can see on your screen, the first question, and that is, although a doctor said that the test results of 5 persons confirmed the disease, hospital authorities did not give an official statement, said they were still awaiting results of the rest of the patients. No error. क्वेश्चन बहुत ही भारी भरकम सा, बहुत ही बड़ा सा है, बट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहले 2-4 चीजों को ध्यान में रखना है। और वो 2-4 चीजें ये हैं कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्वेश्चन किस टेंस में है, स्पीच कौन सी है, वॉइस कौन सा है, और प्रीपोजिशन और आर्टिकल। कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब, एडजेक्टिव से भी एरर्स आते हैं। बस सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि टेंस क्या है। ठीक है, तो ऑल्दो अ डॉक्टर सेड दैट, ठीक है, डॉक्टर ने कहा, चूंकि एक डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट रिजल्ट्स 5 लोगों के कंफर्म किए जा चुके हैं, एंड क्या है उस कंफर्मेशन में, The disease hospital authorities did not give an official statement. हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने, जो भी वहाँ पे हैं, उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। Said they were still awaiting results of the rest. मतलब 5 लोगों के टेस्ट आ चुके हैं, किसी भी डिजीज के लिए जो टेस्ट हुआ था उनका टेस्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है क्योंकि और लोगों के टेस्ट का रिजल्ट आने के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। ओवरऑल इस सेंटेंस का यही मतलब निकल के आ रहा है। तो भाई बात यहाँ पे ये उठती है कि एरर कहाँ पे है। तो गाइस देखिए, जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ओके, लेट मी सेलेक्ट द इंक फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो देखिए, सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट टेंस में, क्योंकि पहला ही वर्ड हमें दिख गया है, पहले सेंटेंस में सेड दैट, ठीक है, ने कहा कि। फिर यहाँ पे देखिए डिड नॉट, ठीक है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है। डिड नॉट गिव एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, सेड दैट। गाइस यहाँ पे देखिए, हम अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये मतलब निकल के आ रहा है कि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया ये कहते हुए, ठीक है। तो ये कहते हुए कहीं पे भी इसका इंग्लिश वर्ड जो होगा दैट इज नॉट सेड बट सेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिसिपल यूज किया गया है, ठीक है, पार्टिसिपल यूज ना करके यहाँ पे जेरंड यूज होगा, ठीक है, जेरंड यूज होगा। अब नाउ व्हाट इज जेरंड? जेरंड इज नथिंग V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जो कि एज अ नाउन एक्ट करता है, मतलब वर्बल नाउन है। इसकी क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, वो भी आप देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल इज वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव मतलब कोई एक वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे स्टेटमेंट सेइंग दैट, कहते हुए, स्टेटमेंट नहीं दिया, ये कहते हुए कि वो अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. सो द एरर इज इन थर्ड सेक्शन, थर्ड पार्ट, एंड दैट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेड we have to use saying. So I hope I made myself clear in this particular example, in this particular question. Let's move on to question number 2, and that is, the ministry has directed banks to do away with their separate promotion policies, a move strongly opposed by the officers union. A very important question, very good question. Ministry ने डायरेक्ट किया है बैंक को, has directed, ठीक है, has डायरेक्ट किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, डायरेक्ट किया है बैंक्स को टू डू अवे विद देयर सेपरेट प्रमोशन पॉलिसीज, अ मूव स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द ऑफिसर्स यूनियन. एक जो सेपरेट अलग से खुद की जो प्रमोशन पॉलिसीज है उसको अपोज किया जा रहा है ऑफिसर्स यूनियन के द्वारा. तो टेंस में यहाँ पे पार्ट 1 में हमें पता चल चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, यही आगे कंटिन्यू किया गया है. सेंटेंस टेंस के हिसाब से कोई एरर नहीं दिख रहा है, वॉइस और नरेशन का भी कोई खेल यहाँ पे है नहीं. सो इन माय ओपिनियन इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो एरर, सो आवर आंसर विल बी सेक्शन 5 पार्ट 5, एंड दैट इज नो एरर. ठीक है गाइस, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज people whose performance peaks in the morning are better positioned for career success because they are more proactive than people who are at their best in the evening. No error. गाइस एक चीज यहाँ पे मिस हो गई है, यहाँ पे इस सेक्शन के बाद पार्ट 4 यहाँ लिखना था जो कि नहीं हो पाया है, ये गलती की वजह से, सो डोंट माइंड दैट. ओके, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो लोग सुबह के टाइम में काम करते हैं या एक्टिव होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो सुबह के टाइम में ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि शाम को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. सो इसीलिए कहा गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फॉलो. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है, एक के बाद एक पढ़ते हुए चलते हैं. पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग, पीक्स, ठीक है, पीक्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस. ठीक है, यहाँ पे पीपल के बारे में नहीं कहा गया है कि SEIS क्यों यूज किया गया मैम, अगर पीपल है प्लूरल है तो S नहीं होना चाहिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस हियर, राइट. पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग, जिनका परफॉर्मेंस मॉर्निंग टाइम में ज्यादा, पीक मतलब हाईएस्ट, सबमिट पे, ठीक है, सबमिट होना. हम लोग बोलते हैं ना, ये आर नहीं होगा, हम लोग बोलते हैं ना submit on the highest point. Okay, so the sentence is in the present indefinite tense, right? Simple present tense में चल रहा है. are better position for career success, करियर में उनको सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस हैं, उनका पोजीशन सिक्योर है, ज्यादा है. बिकॉज क्योंकि दे आर मोर प्रोएक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं देन पीपल हु आर एट बेस्ट इन द इवनिंग, उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि इवनिंग में बेस्ट होते हैं. ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे एरर क्या है. अब देखिए अगर मैं पढ़ूं पीपल हुज परफॉर्मेंस पीक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजीशन. सो गाइस पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, बेटर पोजीशन पे हैं, ठीक है, बेटर पोजीशन पे हैं. अगर हमें ये बोलना है तो वी शुड यूज better position and not better position, or are in a better position. ठीक है, better position पे है. अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो I should use ना are in a better position or better position. So the error is in part 2 section 2, and that is instead of using better position we have to use better position or are in a better position. So I hope I made myself clear once again in this question. So moving on to question number 4, and that is on your screen. That is these recently upgraded branch offices have been fully computerized and are connected to headquarters to ensure proper monitoring. No error. So branch offices के बारे में बात करी जा रही है. क्या बात करी जा रही है? These recently upgraded branch offices, जो अभी ये ब्रांच ऑफिस है जिनको रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में ही अपग्रेड किया गया है, हैव बीन फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, उनको पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है. ठीक है, हैव बीन फुल्ली कंप्यूटराइज्ड
एंड आर कनेक्टेड टू हेडक्वार्टर्स, और हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट कर दिया गया है टू एंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग, उनको पूरी तरह से मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए, ब्रांच ऑफिस को मॉनिटर करने के लिए उनको पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है और हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं हम बात क्या किसके बारे में कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांच ऑफिसेस। ठीक है, ब्रांच ऑफिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज द नाउन हियर। ओके, दिस नाउन हैज टेकन द वर्ब हैव। ठीक है, हैव बीन, सॉरी हैव बीन, इन्होंने वर्ब अपना ले लिया है। ओके, कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं एंड कनेक्टेड। सो यहाँ पे जो हमने दोबारा आर जो वर्ब यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब, इट शुड नॉट बी यूज्ड हियर। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ब्रांच ऑफिस मतलब ब्रांच ऑफिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी इनको एक वर्ब दे दिया है। ठीक है, तो दूसरी वर्ब यहाँ इस सेंटेंस में नहीं आनी चाहिए। सो हमारा एरर जो है पार्ट 3 में है, और वो ये है कि वी शुड नॉट यूज दिस आर हियर। ठीक है, आर इस सेंटेंस में नहीं होना चाहिए, दो वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप वंस अगेन आई मेड माई सेल्फ क्लियर इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर कोई डाउट रह जाती है गाइस, तो एज आई ऑलवेज से दैट काइंडली फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर डाउट्स। ठीक है, अपने क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स पूछिए कमेंट्स करके। Okay, moving on to question number 5, and that is, in view of the intense cold wave conditions prevailing in the state, the government is declared holidays in all the schools for a period of 10 days, no error. ये हर साल होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन आ जाती है किन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो गवर्नमेंट को हॉलीडेज एक्सटेंड करनी पड़ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिनों के लिए। ओके, ये सेंटेंस पढ़ के ही जब मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ, तो आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एरर सिर्फ मेरे पढ़ने के बाद ही मिल चुका है, या आप ध्यान से पढ़ेंगे खुद तो ज्यादा सोचना आपको नहीं पड़ेगा। एरर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ओके, सामने से एरर बोल रहा है कि मेरे को आइडेंटिफाई करो। सो आई होप कि आपको एरर मिल चुका है, नहीं मिला है तो मैं बता देती हूँ। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशंस, बहुत ही ज्यादा जो कोल्ड सिचुएशन अभी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, प्रिवेलिंग इन द स्टेट, जो कि स्टेट में चल रही है, द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है, हॉलीडेज इन ऑल द स्कूल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 दिनों के लिए सारे स्कूल्स में छुट्टियां डिक्लेयर करी हैं। ओके, सो डिक्लेयर किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, किया है, कर दिया है ऑलरेडी। सो व्हेन आई रीड आउट द सेंटेंस, व्हेन आई रीच हियर, द गवर्नमेंट इज डिक्लेयर्ड, तो यहीं पे आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फटाक से इसको कैच कर लिया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इज, वी हैव टू यूज हैज। व्हाई शुड हैज टू बी यूज्ड हियर? क्यों होना चाहिए यहाँ हैज यूज? बिकॉज वी आर, I've already told you that it is present perfect tense, and present perfect tense का फॉर्मेट ही होता है कि that is has या have plus V3, right? V3 तो हमारा है declared, ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है ना, इसलिए has have V3 होना चाहिए। So instead of using is in the second part, we have to use the government has declared. So I hope this is clear to you all. Moving on to next question, and that is question number 6. Okay. Question number 6 is, the proposal which was aimed at providing checks and balances for decisions made by the regulators has been hanged fire for a long time due to the opposition from various quarters. इस क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले, मतलब डिटेल में रीड आउट करने से पहले, मैं आपको बता दूं कि जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो दो चार चीज टेंस को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो सेंटेंस का सेंस समझना होगा, दूसरा हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, क्या चीजें यूज करी हुई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया हुआ है, तभी तो हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस चल रहा है, कौन सा टेंस चल रहा है। ओके, सो वी कैन सी दैट द हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज्ड हियर इज हैज बीन। ओके, लेट मी राइट इट डाउन हियर, हैज बीन। ओके, सो हमें पता है कि हैज बीन हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हैज बीन या
हैव बीन, राइट, मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज बीन हैव बीन के बाद V1 प्लस ing प्लस सिंस या फॉर, राइट, डिपेंड करता है कि टाइम क्या दिया हुआ है। टाइम अगर आवर्स में दिया मतलब पर्टिकुलरली मेंशन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है टाइम, तो फॉर, और एग्जैक्टली पता है तो सिंस। रूल्स में हमें अभी फिलहाल नहीं जाना है, सिंस फॉर के यूजेस में नहीं जाना है, हमें सेंटेंस का फॉर्मेट पहचानना है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हैज बीन तो यूज किया गया है, बट इन द नेक्स्ट सेक्शन वी कैन सी हियर it has been written hanged, right, and the format of the sentence is like V1 plus ing and hanged is V3। तो हमें एरर मिल चुका है, यहाँ पे V3 ना हो के क्या होना चाहिए था, V1 that is hang plus ing that is hanging fire for a long time। so एरर मिल चुका है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहले हमें टेंस को ध्यान देना है। So the proposal which was aimed at providing checks and balances for decision, ऐसा कोई proposal था जिसमें checks और balances पहुंचाने थे, देने थे, provide करने थे, made by the regulators, जो कि regulators के द्वारा बनाए गए थे, has been hanging fire for a long time due to opposition from various quarters। oppositions के अपोज करने की वजह से वो नहीं हो पाए। ओवरऑल सेंटेंस का मतलब ये है, मतलब पे ना जाते हुए हमें एरर मिल चुका है, एंड दैट इज इन सेक्शन 4 एंड instead of writing hang we have to write hanging। okay, so I hope I'm clear to you all। moving on to next question, and that is question number 7। the question is like, he further said there is no purpose in waiting for the final approval since both felling of trees and commencement of work would have already taken place based on the in principle approval। okay, so he further said, sentence का tense देखना है, उसने कहा, he further said there is no purpose। यहाँ से हमें जब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तभी हमें एक चीज ख्याल आती है हमारे जहन में, that is the speech, direct speech और इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी की बात को हम एकदम उसी तरह से हूबहू पेश कर दें किसी के सामने, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। ओके, जब किसी की बात को हम अपने तरीके से कहते हैं, अपने शब्दों में, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम अ डॉक्टर, उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और इसको मैं अगर किसी के आगे एक्सप्लेन करूंगी तो आई से ही सेड दैट ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, उसने कहा, he said that he was a doctor, उसने कहा कि वो एक डॉक्टर है, राइट। तो उसको मैंने क्या किया, अपने शब्दों में कहा। तो जब नरेशन की स्पीच की बात आती है, ठीक है, तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना होता है कि पहला रिपोर्टेड वर्ब है, एंड रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, वो दोनों अगर ये पास्ट में है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ही फर्दर सेड, सो सेड द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ओके, देयर इज नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं है। इन वेटिंग फॉर द मतलब कोई जरूरत नहीं है। इन वेटिंग फॉर द फाइनल अप्रूवल का वेट करने के लिए, क्यों? Since both felling of trees and commencement of work would have already taken place based on the in principle approval, कि जो पेड़ जो गिर रहे हैं और काम का जो मतलब किसी एक जगह की बात हो रही है जहाँ पे कोई काम चल रहा है, सो वो सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं एक अप्रूवल के थ्रू, तो और वेट करने में कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया कि पार्ट 1 में ही जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है दैट इज इन पास्ट टेंस, एंड इन द नेक्स्ट तीसरे वर्ड में ही देयर इज जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसका पूरा टेंस बदल के देयर इज आ गया ना, तो वो प्रेजेंट में आ गया, राइट। सो द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, which is a contradiction. It should not be like that. ऐसा नहीं होना चाहिए। The rule says
that when the reported verb is in past tense, the reported speech should also be in the past tense, right? So the error is in part 1 only, and that is instead of using there is, we should use there was. ठीक है, was होना चाहिए, there was. So error is in part 1 and that is there was. Okay, मिल चुका है error, concept भी clear हो चुका है. Moving on to the next question, and that is the dense fog on Friday morning forced the airport authority of India होना चाहिए वहाँ पे to divert 8 flights, includes 2 international flights out of the international airport. Out of the international airport, no error. Okay. फॉग इस ये सिचुएशन बहुत बार आती रहती है, मौसम खराब होता रहता है, स्पेशली इन विंटर. विंटर के टाइम में बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे फ्लाइट्स को या तो कैंसिल करना पड़ता है या तो डाइवर्ट करना पड़ता है. सो उसी सिचुएशन की बात की गई है. एक पर्टिकुलर दिन में फ्राइडे मॉर्निंग को बहुत ज्यादा फॉग था, जिस वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा. हाँ, डाइवर्ट करना पड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. ठीक है गाइस, ओके, चलिए देख लेते हैं, एक के बाद एक करते चलते हैं. द डेंस फॉग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. फोर्स किया द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, वो मिस हो गया है. टू डाइवर्ट, क्या करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए फोर्स किया. देयर इज नो एरर. चल नाउ 8 फ्लाइट्स, 8 फ्लाइट्स को इंक्लूड्स 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सो ऐसे स्टेटमेंट्स में, ऐसे सेंटेंसेस में जहां ये बात आती है, वी यूज द प्रपोजिशन दैट इज इंक्लूडिंग एंड नॉट इंक्लूड्स. ठीक है, सो द एरर इज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड इंक्लूड्स, वी हैव टू यूज including. So including 2 international flights out of the international flights. ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ गया. सो द एरर वाज includes नहीं होना चाहिए, including होना चाहिए. So I hope this question is also clear to you all and the explanation is very much satisfying to you all. Moving on to question number 9, and that is the civic authorities had scrapped the trade license. Okay, scrap का मतलब होता है गाइस खत्म कर देना, रद्द कर देना. ठीक है, ट्रेड लाइसेंस को सिविक अथॉरिटीज ने खत्म कर दिया, रद्द कर दिया. ओके, ऑफ अ वेल नोन रेस्टोरेंट, एक बहुत ही नामी दामी रेस्टोरेंट के लाइसेंस को, ट्रेड लाइसेंस को रद्द कर दिया. क्यों कर दिया? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड दैट, कोई एक इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है, की गई है, और उस इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो चुका है. क्या प्रूव हुआ है? It had chopped down a full-grown tree simple because the tree was blocking the view of the restaurant. तो इसने एक पूरी तरह से grown tree को, पेड़ को काट दिया. क्यों काट दिया? Just because कि ये रेस्टोरेंट के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था. So civic authorities ने उनके ट्रेड लाइसेंस को रद्द कर दिया. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर किया भी तो परमिशन लेके करना चाहिए था. उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इलीगल तरीके से किया. दैट इज व्हाई उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया. ओके गाइस, सो रीडिंग द पास वन बाय वन, we can see here the civic authorities had scrapped the trade license. Had past tense, scrapped V3, there is no error. फॉलो कर रहा है सेंटेंस के फॉर्मेट को, नो प्रॉब्लम. ऑफ अ वेल नोन रेस्टोरेंट, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन प्रूव्ड दैट, again there is no problem, no error, it is also following the rules. It had chopped down a full grown tree, काट दिया, simple because. अब देखिए गाइस, simple and simply. ठीक है, now the adverbial form, इसका जो adverb होता है simple का, वो होता है simply. ठीक है, fully grown tree को काट दिया, वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है कि रास्ते को ब्लॉक कर रहा था. ठीक है, fully grown tree. Okay, tree is around here. Okay, grown, fully grown या full grown, sorry, is the adjective here. अब एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करें, एंड दैट इज द वर्ड सिंपल, which has been mentioned here. It should not be simple, it should be simply
क्योंकि ये एक एडवर्ब है और फुल्ली ग्रोन ट्री को क्वालिफाई कर रहा है, सो इट शुड बी सिंपली एंड नॉट सिंपल। ठीक है, ये सिंपली होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। ओके, सो द एरर इज इन पार्ट 3 सेक्शन 3 एंड दैट इज we have to use simply in the place of simple. So I hope I made myself clear once again in this question. The doubt is clear, there is no doubt. Okay, moving on to the next question and the last question for today, and that is question number 10, that reads like, workers inside the building may soon be able to imagine testing his weightlifting prowess. Okay, let me underline the important words here, that is prowess और अदर मसल बिल्डिंग रेजिमेंट्स। ये रेजिमेंट्स नहीं है, रेजिमेंट्स ही है, ठीक है, इसको एरर मत मार्क कर दीजिएगा आप लोग कि स्पेलिंग हम लोग हमेशा से रेजिमेंट्स पढ़ के आ रहे हैं, तो ये रेजिमेंट्स यहाँ पे गलत है, नहीं है। अगेंस्ट द एक मिनट, हाँ ओके, अगेंस्ट द मिथिकल फीट्स ऑफ किंग कॉन्ग, फीट्स इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड, हु वंस स्केल्ड हिज बिल्डिंग फैकेड। ओके, वर्कर्स इनसाइड द बिल्डिंग में सून, इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं जल्दी ही इमेजिन करने लग जाएंगे टेस्टिंग हिज वेट लिफ्टिंग प्रोग्रेस। ओके, प्रोग्रेस का मतलब होता है कौशल, स्किल। ओके, स्किल, डेक्स्टर। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सो कौशल, वेट लिफ्टिंग की जो कुशलता है उनके अंदर, जो स्किल है, या और अदर मसल बिल्डिंग रेजिमेंट्स, या और भी जो मसल डेवलप करने के जो रेजिमेंट्स का मतलब होता है गाइस परहेज करना, जो प्रेस्क्राइब्ड होती है ना, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स होता है। ओके, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा या आपको पता है, या आप में से भी कितने लोग होते हैं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो लोग हमेशा सेलेक्टिव डाइट लेते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव डाइट लेते हैं, उन्हें ये चीज इतनी खानी है, ये चीज इतनी खानी है, एक फिक्स्ड अमाउंट में। सो दैट इज रेजिमेंट्स। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स किसी भी चीज का। अगेंस्ट द मिथिकल फीट्स, फीट्स का मतलब आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे ये वर्ड काफी फेमस है। फीट्स का मतलब होता है अचीवमेंट। ठीक है, कारनामे, जो हमारे कारनामे होते हैं, स्किलफुल अचीवमेंट्स आप कह सकते हो, ऑफ किंग कॉन्ग हु वंस स्केल्ड। ओके, स्केल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, ज्यादा किया हुआ। ठीक है, एक्सैजरेट करके या एनलार्ज करके आप कह सकते हो, एनलार्ज करना, एडवांस करना। मैं मतलब समझाती हूँ आपको, पहले आप वर्ड्स देख लीजिए। इस फैकेट, फैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड द मीनिंग इज मुखौटा। जो हम लोग मुखौटा पहनते हैं, मूवीज वगैरह में हम देखते हैं रावण को जो मुखौटा पहनाया जाता है। ठीक है, तो सो फैकेट का मतलब होता है मुखौटा। ओके, ऑल दीज वर्ड्स आई हैव रिटन डाउन हियर, आप देख लीजिए सारे वर्ड्स। चलिए, ओके, वर्कर्स इनसाइड द बिल्डिंग may soon be able to imagine testing his weightlifting prowess or other muscle building regimens against the mythical feats of King Kong who once scaled this building. किंग कॉन्ग की जो बॉडी होती है या किंग कॉन्ग का जो शरीर होता है वो क्या है, काफी हैवी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये बात की गई है कि इस बिल्डिंग के अंदर किंग कॉन्ग ने जो ये मुखौटा जो दिखाया है लोगों को बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड लार्ज स्केल पे, सो दैट इज नॉट द थिंग। ये है कि हमें अपने मसल गेन के लिए या अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जो प्रॉपर रेजिमेंट्स हैं उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। So we have to find out the error here, and so once again and the last time I'm reading the sentence, that is the workers inside the building may soon be able to imagine testing his. So we are talking about workers. S is there ना, so we are not a single worker की बात नहीं की जा रही है, there are many workers। ठीक है, तो जब workers जाते हैं, नाउन ज्यादा है, तो हमारा जो ये his है, ठीक है, ये हमारा हिज ना होके जो इसका पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए। ठीक है, हिज ना होके हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे देयर होना चाहिए, बिकॉज हिज अगर यूज कर दिया इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन मैन वन वर्कर, सिंगल किसी के बारे में बात कर रहे हैं। बट there are many workers here, so in the second part instead of using his we have to use their. So I hope
this question is also very much clear to you all. So this is the end of the session for today. I hope कि ये सारे errors आपके सारे जो doubts हैं वो clear हो चुके हैं guys, and I was very much clear to you all during the whole session. फिर से हमारी क्लासेस होने वाली हैं. इंग्लिश की क्लास अब नेक्स्ट वीक ही होगी, उसके पहले आपकी जीएस की क्लास होगी. ठीक है, केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है गाइस अगले वीक. सो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें. बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं. आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए प्रद्युम्न सर भी बहुत जल्दी रीजनिंग की क्लास लेके आने वाले हैं. रवि सर मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाले हैं. प्रीति मैम, शाहीन मैम, बहुत सारे फैकल्टीज हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे फैकल्टीज हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं. सो आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी फॉलो करें. तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. बाय.